यस सर। इसके पहले एंसेंट इंडिया में स्त्रियों की अकादमिक स्थिति के बारे में 2 एपिसोड तैयार किया गया था, उसी का यह दूसरा खंड है। सुप्रभात आप सबों को। यह जानकारी इतनी सारगर्भित है कि हमें वर्तमान समय में अपने अतीत से शिक्षा लेकर और उस दर्पण में झांकने की आवश्यकता है। तदनुकूल हमारे लिए यह चिंतन का कारण होगा, चिंतन का विषय भी होगा हमारा यह कि आज हम कहाँ हैं और उस समय के परिवेश में हम कितना आगे अथवा पीछे हैं। बाल विवाह के कारण स्त्रियों के लिए शिक्षा उतनी आसान नहीं थी और वे अपनी सुरक्षा और निर्वाह के लिए पुरुषों पर आश्रित रहने लगी थी। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है जिसका अर्थ यह है कि कौमार्य अवस्था में कन्या को पिता के संरक्षण में होना चाहिए, यौवन में पति के संरक्षण में और वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में। यदि इन सभी बातों को निष्कर्ष के रूप में लिया जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि पत्नी पति के आश्रय में रहेगी, बेटी पिता के आश्रय में रहेगी और इस प्रकार अन्य जो भी परिस्थितियां आई उसमें वह कभी भी स्वतंत्र होकर के रहने के लिए बतलाई ही नहीं गई। विदेशियों के आक्रमण काल में स्त्रियों की सुरक्षा भारत के लिए एक गंभीर समस्या थी और यह निश्चित किया गया कि उनका संरक्षण किन किन आयामों में किन किन प्रकार से होगा। संभवतः ये श्लोक इसी के कारण थे और यह निश्चित किया गया कि पिता पति और पुत्रों के द्वारा ही रक्षित होकर स्त्रियां अपने जीवन यापन का कोई भी कार्य कर सकेंगी। इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद यह ज्ञात होता है कि इसी समय से माता पिता कन्या के जन्म को एक भार स्वरूप लेने लगे और पुत्रोत्पत्ति की कामना में संलग्न हो गए। हर्षचरित में यह वर्णन आता है कि कन्या की आयु को बढ़ते देखकर पिता संताप की अग्नि में झुलसता है और कन्या इस अग्नि को प्रज्वलित किए जाने का कार्य करती रहती है। हर्षचरित में ही लिखा हुआ है कि घनघोर वर्षा के कारण जिस प्रकार नदियों में बाढ़ आ जाती है उसी प्रकार कन्या की बढ़ती हुई उम्र पर विचार करते समय पिता का मन अत्यंत चिंतित हो जाता है। इसी शोक जनित चिंता के कारण अनेक लेखकों ने स्त्रियों को अनृत, अमंत्र और निरेंद्रिय तक कह डाला। यवन, शक, कुषाण, हूण इत्यादि विदेशी जातियों ने भारत में आकर भारत के धर्म, संस्कृति और सभ्यता को अंगीकार कर लिया था, जिसके कारण स्त्रियों की स्थिति उतनी हीन नहीं होने पाई जैसे तुर्क अफगानों के समय में हुई। तुर्क आक्रमण काल में स्त्रियों की स्थिति का परिचय याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका से मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि स्त्री को बिना कहे अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। स्त्री बिना चादर ओढ़े बाहर नहीं जा सकती है। स्त्री वणिक, सन्यासी और वृद्ध वैद्य के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष से बातें भी नहीं कर सकती है। स्त्री को एड़ी तक कपड़ा पहनना चाहिए। स्त्री को मुंह ढक करके ही हंसना चाहिए और सुशील स्त्री दोशील स्त्रियों से कभी भी संपर्क नहीं करे।
विज्ञानेश्वर तुर्क युग के एक टीकाकार थे। विज्ञानेश्वर की टीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुर्कों के समय तक स्त्रियों की स्वतंत्रता निरापद नहीं रह गई थी। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में भारत पर यवन, शक, यूईसी, कुषाण इत्यादि विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। इन विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारतीयों पर असह्य अत्याचार किए जा रहे थे। स्त्रियों का सतीत्व भी प्रश्न के दायरे में था और इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों की नजरों से बचने के लिए भारत में पर्दे की प्रथा का प्रचलन हुआ। पर्दे की प्रथा का यह प्रचलन बाद में भी जारी रहा और कमोबेश आज भी जारी है। ठीक बात है, कमोबेश आज भी जारी है। गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में एक प्रसंग का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार शकुंतला जब राजा दुष्यंत की राज्यसभा में जाती है तब वह अपने मुख को अवगुंठन से ढक लेती है। यहाँ अवगुंठन का अर्थ पर्दा है। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की। इस पुस्तक के अनुसार राजश्री अरुणांशुका वगुंठित मुखिन, जिसने मुख पर लाल पर्दा डाल रखा हो, के रूप में प्रतिष्ठित है। हर्षचरितम का यह प्रसंग यह सिद्ध कर देता है कि 7वीं सदी में पर्दे की प्रथा चल रही थी। मृच्छकटिकम नाटक में एक वर्णन आता है कि जब वसंत सेना वधू बनने लगी तब उसने अपने मुख को पर्दे से ढक लिया था। महाकवि भवभूति के नाटक महावीर चरितम में इस बात का उल्लेख है कि जब श्री राम और सीता परशुराम से मिलने गए तब श्री राम ने सीता से कहा, प्रिय, ये परशुराम गुरु हैं, अतः कृतावगुंठन हो जाओ, यानी पर्दा कर डालो। महाकवि माघ के शिशुपाल वध काव्य में भी पर्दे की प्रथा का चित्रण हुआ है। इस काव्य के अनुसार जब नारी के मुख से पर्दा हट जाता है तब क्षण भर के लिए उसकी श्री दिख जाती है। यहाँ श्री का अर्थ उसकी छवि से है। कितनी देर हो रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, हर्षचरितम बाणभट्ट, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, भवभूति, शिशुपाल वध, माघ इत्यादि पुस्तकें पूर्व मध्यकाल 600 से 1200 ईस्वी अथवा उसके भी कुछ पहले की हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग स्त्रियों में पर्दे की जिस प्रथा का प्रारंभ हुआ 7वीं 8वीं सदी तक पूर्ण रूप से प्रचलन में आ चुका था। इस संबंध में यह भी स्मरणीय है कि पर्दे का यह प्रचलन विशेषतः उन्हीं प्रदेशों में था जो यवन, शक, कुषाण, हूण इत्यादि विदेशी जातियों द्वारा आक्रांत किए गए थे। मध्य भारत और दक्षिण भारत में पर्दे की प्रथा का प्रचलन नहीं हो पाया था। प्रमाण के रूप में इस तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है कि अजंता, एलोरा, सांची, भरहुत इत्यादि में स्त्रियों के जो चित्र अंकित किए गए हैं अथवा स्त्रियों की जितनी मूर्तियां विद्यमान हैं उनमें कहीं भी स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखलाने का प्रयास किया गया है। इन चित्रफलकों और मूर्तियों का निर्माण भी पूर्व मध्यकाल और उससे पूर्ववर्ती समय में ही हुआ होगा। यह तथ्य इस परिणाम तक पहुंचता है कि भारत के मध्य और दक्षिणवर्ती प्रदेशों में पर्दे की प्रथा प्रचलन में नहीं थी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन भारत का शैक्षिक परिवेश अत्यंत ही समृद्ध और गौरवशाली था। शैक्षिक परिवेश को समृद्धिशाली और गौरवशाली बनाने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राचीन भारत में स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थीं। याज्ञिक कर्मकांडों में पुरुषों को सहयोग भी दिया
करती थीं और विभिन्न कलाओं में पारंगत हुआ करती थीं। इस प्राचीन भारत की स्त्रियों में पंडित मंडन मिश्र की पत्नी भारती तर्कशास्त्र, मीमांसा, वेदांत और साहित्य की पंडिता थीं। रेखा, माधवी, अनुलक्ष्मी, शशि प्रभा बहुआयामी कवयित्रियां थीं। अनुसुईया इतिहास की सर्वज्ञा थीं। मालती माधव की नायिका मालती संस्कृत विषय की विशेषज्ञा थीं। वाकाटक राजा से विवाहित रानी प्रभावती गुप्ता सफल सम्राज्ञी थीं। सातवाहन वंश की नायनिका एक सफल शासिका थीं। चालुक्य वंश में अक्का देवी और भैला देवी अत्यंत सफल शासिका थीं। इस प्रकार प्राचीन भारत में अथवा भारतीय परंपरा में स्त्रियों का स्थान कभी भी सर्वोच्च रहा। अकादमिक परिवेश से लेकर शासन की व्यवस्था तक सब में स्त्रियां अग्रणी थीं और देश, राज्य अथवा काल की उन्नति के लिए उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपना साहसी और गौरवपूर्ण योगदान देकर देश को समलंकृत किया, देश को उन्नति की मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास किया। आज इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ।